भाई लोग मिंटो फ्रेश का एक ऐड आता था, रिजल्ट डे में एक बेटा अपने बाप को बोल रहा है कि पापा मैं फिर से फेल हो गया। तो उसी तरीके का हालत, उसी तरीके का स्टोरी अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में है। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अपने हर एक मैच डे के बाद अपने फैंस को जाके बोलता है कि हम फिर से हार गए, आज ब्राइटन से हार गए, आज न्यूकैसल से हार गए, हम नॉटिंघम फॉरेस्ट से भी हार गए, लूटन टाउन से भी हार गए, चैंपियनशिप के साथ किसी टीम के साथ अगर मुकाबला उससे भी हार जाएंगे। तो कल एक और मैच था, हम फिर से हार गए। तो थंबनेल में मैंने यही लिखा है। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था क्या लिखूँ थंबनेल में कि हर एक मैच में तो हार ही रहे, हार के अभी 8 पोजीशन पे आ गया और मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये लोएस्ट पोजीशन है। अब अगर एरिक टेन हैग का दया हो तो हम 9th पोजीशन भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये सीजन तो भैया एरिक टेन हैग रिकॉर्ड ब्रेक के मूड में, हर एक रिकॉर्ड जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं टूटा था वहाँ पे घुस के एरिक टेन हैग रिकॉर्ड तोड़ रहे। तो शायद ये रिकॉर्ड भी शायद टूट जाएगा 9th पोजीशन पे अगर हम आ गए। ये सीजन तो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉसेस हम ले चुके हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड तो टूट चुके आप लोग जानते हो। तो कल एक और मैच था, बहुत ही घटिया मैच था और हम लोग फिर से मैच हार गए। इसके बारे में बातचीत करेंगे। ज़्यादा कुछ बातचीत करने के लिए है नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ खेल मैंने देखा नहीं, क्योंकि पिछले वाला जो मैच था क्रिस्टल पैलेस के साथ वो मैंने हाफ टाइम के बाद ही मैं सो गया था। बहुत घटिया गेम था। तो कल संडे था, कल मैंने पूरा गेम देखा। बहुत ही घटिया, बहुत ही वन डायमेंशन, बहुत ही बोरिंग फुटबॉल। देखो बहुत सारे टीम हारते, बहुत सारे टीम जीतते। देखो न्यूकासल यूनाइटेड पिछले साल या पिछले सीजन बहुत ही तगड़ा था, टॉप 4 में फिनिश किया, यूसीएल वगैरह खेला, लेकिन इस सीजन न्यूकासल यूनाइटेड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। टॉटनहम हॉटस्पर पिछले 4-5 मैच में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मैच हार रहे। लेकिन मैटर करता है ना कि ये सारे टीम फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का फुटबॉल देखना, मतलब 90 मिनट्स तक अगर आप उनका फुटबॉल देखना चाहते हो, इट्स लाइक फीलिंग अ टॉर्चर, राइट। आप अगर 90 मिनट्स तक मैनचेस्टर यूनाइटेड का फुटबॉल मैच विद इमोशन देखते हो तो भैया आपको सीरियसली टॉर्चर फील होगा। तो मैच का रिव्यू करेंगे, लेकिन मैच का रिव्यू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जितने सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लोग या मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस ये वीडियो देख रहे हो, एक ही बात है कि ब्रूनो फर्नांडिस का पिक्चर कैसे डाउनलोड वगैरह करो या फिर प्रिंट आउट वगैरह करो या फिर देखो ब्रूनो फर्नांडिस को मोबाइल पे और हाथ जोड़ करके उसको बोलो कि हे ब्रूनो, हमसे अगर कुछ गलती हो गया, हम अगर किसी मैच के बाद या फिर कहीं भी हम आपको अगर गाली गलौज कर दिए तो मेरे को माफ़ कर देना, दिल से माफ़ी है। क्योंकि भैया जो कल का टीम है, मतलब जो स्क्वाड है हमारे पास, विदाउट एनी साइनिंग, विदाउट एनी एडिशन, मतलब अगले समर विंडो में अगर कोई एडिशन नहीं होता है या फिर कोई साइनिंग नहीं होता है, उससे पहले जो अभी के प्रेजेंट में जो स्क्वाड है, इस स्क्वाड से अगर ब्रूनो फर्नांडिस नामक प्राणी को आप निकाल दो तो ये स्क्वाड या ये टीम आपको रिलीगेशन बैटल पे ले जा सकता है। क्योंकि पूरे टीम में, टोटल पूरे टीम में किसी के पास भी क्रिएटिविटी का सीवी नहीं है। हाँ, ब्रूनो फर्नांडिस फ्रस्ट्रेट करता है, हाँ ब्रूनो फर्नांडिस रोता है, हाँ ब्रूनो फर्नांडिस बॉल लूज करता है, ठीक है। लेकिन जब क्रिएटिविटी का बात आता है, थ्रू पासिंग का बात आता है, प्लेयर्स फाइंड करने का बात आता है, विजन का बात आता है, क्रिएटिविटी का बात आता है, तब हमको ब्रूनो फर्नांडिस के पैर में ही शरण लेना पड़ता है। कल ब्रूनो फर्नांडिस नहीं था, पूरा 90 मिनट्स में भैया एक चांस, एक ठीक ठाक तरीके से चांस क्रिएट नहीं हुआ। कल आर्सेनल बहुत बढ़िया नहीं खेला, आर्सेनल वाज लाइक शिट यस्टरडे। कल इट इज़ द बेस्ट डे टू बीट आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल भी स्लॉपी था, आर्सेनल भी भाई बहुत पैची था, भाई उन लोगों का कंट्रोल मिडफील्ड में नहीं था, फाइनल थर्ड में डिसीजन उतना ठीक नहीं हो रहा था। जो डिफेंडर थे सलीबा और गैब्रियल, उनसे भी थोड़ा बहुत हाउलर्स हो रहे थे। ऑल्दो सलीबा और गैब्रियल का बहुत ही अच्छा गेम था, लेकिन 1-2 मोमेंट हुए थे कि भाई उनका भी थोड़ा बहुत गलती था, मिडफील्ड में भी कंट्रोल नहीं था, फाइनल थर्ड में उतना डिसीजन नहीं था, इसलिए आर्सेनल गोल भी नहीं दे पाया। तो कल के दिन में अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के अलावा कोई और टीम होता तो भाई कल फिर से आर्सेनल शायद बॉटल कर देता लीग। लेकिन वो तो घटिया थे, हम उनसे भी ज़्यादा घटिया थे। ऑल्दो हमारे पास ज़्यादा पोजीशन था, 54% पोजीशन आर्सेनल के साथ रख रहे हो, ठीक है, क्वाइट इंप्रेसिव, हैट्स ऑफ फॉर दैट। लेकिन उस पोजीशन के साथ आप क्या कर रहे हो? वो पोजीशन के साथ आप साइडवे से पास खेल रहे हो, बॉल सिर्फ रख रहे हो, टाइम सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्रिएटिविटी नहीं, मैंने बताया क्रिएटिविटी का हमारे पास सीवी नहीं है। अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो बट ऑब्वियस बैकलाइन हमारा कैशिमेरो और जॉनी इवांस था। जॉनी इवांस पता नहीं कैसे था, लेट बैक के एरिया में डियागो डेलो ऑपरेट कर रहा था, राइट बैक से हमारा राइट हैंड साइड बिसाका था। मिडफील्ड ट्रायो तो खतरनाक मिडफील्ड ट्रायो था, कोबी मैनू, आमराबाद, दी आमराबाद, आमरा फ्रॉड, राइट, और हमारा स्कॉट मैकटोनी नंबर 10 के पोजीशन पे था। जो ब्रूनो जहाँ पे खेलता है, जो बंदा पूरे टीम को कलेक्ट करता है या फिर चांसेस क्रिएट करता है, उस जगह पे स्कॉट मैकटोनी था। मतलब एज अ नंबर 10 मैं बताऊँ
अगर किसी प्लेयर का नंबर 10 है जो क्रिएटिव बंदा है, उसका फुटबॉल आईक्यू उस टीम में सबसे खतरनाक होना चाहिए। जो मेसी करता था या फिर जो जिदान करता था, इनिएस्टा करता था, केविन डी ब्रुनो करता है। अब ब्रूनो फर्नांडिस का भी आईक्यू, फुटबॉल आईक्यू खतरनाक है। 2-3 फॉल्ट उसके अंदर है, लेकिन भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्रिएटिविटी बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूस करता है। सबसे ज़्यादा चांसेस भी क्रिएट किया ब्रूनो फर्नांडिस टॉप 5 लीग में ये सीजन में। लेकिन वहाँ पर अगर आप स्कॉट मैकटोमिनी से आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, जिसका फुटबॉल आईक्यू मोटा मोटी करके माइनस में रन करता है, तो भैया क्रिएटिविटी तो वहाँ पे खत्म हो जाता है। राइट हैंड साइड पे कल फाइनली आमाद डियालो स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे गर्नाचो थे और नंबर 9 पे हमारा हॉयलैंड थे। अगर प्लेयर्स का रिव्यू बताए, ओनाना का डिसेंट गेम था, ओनाना डिसेंट गेम ही खेलता है। एक मैच में थोड़ा बहुत खराब खेलता है, दूसरे मैच में डिसेंट खेलता है, तो भैया ठीक है। ओनाना भी कल 2-3 अच्छे मौके बने थे आर्सेनल का जो सेव किया, तो ओनाना वाज क्वाइट गुड। वन-बिसा का कल अप एंड डाउन गेम था, 1-2 हाउलर्स हुए जब मार्टिनेली आया था, उसके बाद ट्रॉसार्ड जब पहले था तो 1-2 हाउलर हुए, लेकिन टोटल मिला के बिसाका का भी अच्छा गेम था। कैशिमेरो, बहुत सारे लोग कैशिमेरो को गाली गलौज वगैरह दे रहे, बहुत सारे लोग बोल रहे कैशिमेरो का तो खत्म हो गया। हाँ, अगले समर विंडो में कैशिमेरो को बेच देना चाहिए, बट अभी ये नहीं कि कैशिमेरो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खत्म हो गया। मुझे लगता है कि एक अच्छे कोच के अंडर में, एक अच्छे फॉर्मेशन के अंडर में अभी भी कैशिमेरो 2-3 साल दे सकता है, लेकिन इस बार के समर विंडो में कैशिमेरो को बेचना चाहिए। उसका लॉजिक दूसरा है, मैं उसके बारे में अगला वीडियो लेके आऊंगा जब ट्रांसफर मार्केट के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे रिबिल्ड करना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड को, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कैशिमेरो का भी कल अच्छा गेम था, 3-4 अच्छे टैकल्स वगैरह मारे एंड एरियल डुएल बताओ, ग्राउंड डुएल बताओ, थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ कल कैशिमेरो का। कल कैशिमेरो इंडिविजुअली कुछ मिस्टेक्स वगैरह नहीं किए, ऑल्दो जो पहला गोल पड़ा था कैशिमेरो का थोड़ा बहुत एक प्रॉब्लम था, वो बंदा काई हैवर्ट्स को ऑन साइड प्ले कर रहा था, वहाँ पे थोड़ा बहुत लेजी प्ले मेरे को दिखा कैशिमेरो का। बाकी का अगर गेम बताओ कैशिमेरो का क्वाइट अच्छा ही था। जॉनी इवांस, अब जॉनी इवांस अब क्या क्या कह सकते हैं, सीनियर सिटीजन हमारा दद्दू है, अब दद्दू को हम गाली नहीं दे सकते। अब 37 या 36 के ईयर्स में आप उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दी, ये आपका प्रॉब्लम है, ये जॉनी इवांस का प्रॉब्लम नहीं है। जॉनी इवांस का गेम भाई उतना ठीक ठाक नहीं था। जो पहला गोल पड़ा काई हैवर्ट्स को साथ, जॉनी इवांस 1-2-1 था, लेकिन काई हैवर्ट्स को टैकल करने के लिए गया नहीं। क्रिस्टल पैलेस के साथ अगर आप पहला गोल देखो, उसमें भी जॉनी इवांस का गलती था। जॉनी इवांस पीछे हाथ रख के वेट करता है, टैकल नहीं करता। क्यों? सीनियर सिटीजन है, इंजरी रिपोर्ट काफी ठीक ठाक नहीं है, 100% फिट है कि नहीं उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो जॉनी इवांस तो घटिया खेलेगा, लेकिन जॉनी इवांस को साइन क्यों किया उसके ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए, जॉनी इवांस के ऊपर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो कल जॉनी इवांस का गेम भी उतना अच्छा नहीं था। मिडफील्ड ट्राई तो खतरनाक हमारे पास मिडफील्ड ट्राई था। एक बंदा है कोबी मैनो, उसको देख के मिडफील्ड में थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ उसके बाद थोड़ा बहुत विजन है, थोड़ा बहुत लिंकअप प्ले है, और उसको पता है, उसके बाद क्लैरिटी ये है कि उसको पता है मिडफील्ड में उसको क्या करना है, किसको पास देना है, उसका क्या रोल है, इसको पता है। कोबी मैनो को पता है। दैट इज द ओनली पॉजिटिव पॉइंट इन दिस सीजन कि भाई हमें कोबी मैनो बोल के 19 साल का लौंडा मिला, जिसको हम आने वाले 4-5 साल में अच्छे से डेवलप करके एक अच्छा मिडफील्डर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोले पॉल स्कॉल्स बन जाएगा, नहीं, कोई पॉल स्कॉल्स वगैरह नहीं बनेगा, ही इज कोबी मैनो। लेकिन हाँ, बंदे के पास पोटेंशियल है, बंदे के पास वो टेक्निक है, फुटबॉल आईक्यू है, जो एक अच्छा मिडफील्ड के अंदर होना चाहिए। तो आने वाले 3-4 साल में कोबी मैनो आपको एक अच्छा प्लेयर बनते दिखेगा। पॉल स्कॉल्स नहीं, पॉल स्कॉल्स कोई नहीं दिखेगा, लेकिन कोबी मैनो एक अच्छा मिडफील्डर है। उसके बाद उसके पार्टनर अमराबाद था, डबल पिवट में खेल रहे थे अमराबाद और कोबी मैनो। और अमराबाद के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम जितने सारे इन्फ्लुएंसर है रील्स वायरल करके पैसा कमाते हैं। अमराबाद ने भी वो रील्स वायरल कर दिया था, वो एम्बापे को टैकल। उसके बाद अमराबाद का पॉपुलरिटी इतना हाई हो गया था, बहुत सारे लोग सोच रहे थे ये है हमारा नेक्स्ट कैशिमेरो। तो अमराबाद तो कैशिमेरो नहीं है। अमराबाद कल उतना भी खराब नहीं खेला, फिजिकल थोड़ा डुएल जीत रहा था, हरामीपंती कर रहा था, फिजिकलिटी दिखा रहा था, लेकिन पासिंग रेंज की बात बोलो तो भैया अमराबाद बहुत ही ज़्यादा टट्टी है। एंड ये भी है, गेम शार्पनेस उतना नहीं है, क्योंकि ये सीजन ज़्यादा उसको स्टार्ट करने का मौका नहीं मिला, तो थोड़ा बहुत गेम शार्पनेस बताओ थोड़ा लो लगा, इसलिए अमराबाद का भी मैच थोड़ा ऊपर नीचे था। एंड नंबर 10 पे स्कॉट मैकटोमिनी था। देखो स्कॉट मैकटोमिनी था ग्रेट स्क्वाड प्लेयर, जो बंदा 15 मिनट के लिए आएगा, फिजिकली बुली करने की कोशिश करेगा, फाइनल थर्ड में बम्बार्ड करेगा, 1-2 गोल स्कोर कर सकता है, सुपर सब जो स्कॉट मैकटोमिनी करता है। पिछले 2 साल में स्कॉट मैकटोमिनी यही किया। उसके बाद फिजिकलिटी है, उसके बाद हरामीपना है, उसके बाद वो क्या हंगर है गोल करने का। 15-20 मिनट के लिए आओ, लेके आओ, 85 मिनट में 80 मिनट में लेके आओ, वो रोल आप स्कॉट मैकटोमिनी से करवा सकते हो। लेकिन स्कॉट मैकटोमिनी को आप नंबर 10 का रोल नहीं दे सकते मेरे भाई। बहुत बार चांसेस क्रिएट हो रहे थे, अगर स्कॉट मैकटोमिनी का थोड़ा बहुत विजन, पासिंग रेंज या प्लेयर को फाइंड करने का अगर क्षमता स्कॉट मैकटोमिनी के पास होता है, 1-2 गोल कल आराम से हम स्कोर कर देते, लेकिन स्कॉट मैकटोमिनी के पास वो रेंज नहीं है। तो स्कॉट मैकटोमिनी का ये गलती नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा स्कॉट मैकटोमिनी का खराब गेम था कल, स्कॉट मैकटोमिनी का वही प्रोफाइल है। लेकिन आप अगर बोलोगे भाई कल आप बंदर को बोलोगे तू PhD करके दिखा, तो बंदर तो नहीं कर पाएगा, राइट। तो दैट इज द पॉइंट, स्कॉट मैकटोमिनी का रोल डिफाइंड नहीं था। नंबर 10 के एरिया में, क्रिएटिविटी एरिया में स्कॉट मैकटोमिनी डेड था, और जो होना भी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे गर्नाचो
बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है बंदा पिछले 5-6 मैचेस में। कल भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया। लिंक अप प्ले, डिसीजन मेकिंग, फाइनल थर्ड में कॉम्बिनेशन बहुत ही घटिया है गर्नाचो का। बहुत ही वन डायमेंशन प्लेयर बनते हुए गर्नाचो, वही कटबैक करके शॉट, वही कटबैक करके शॉट। थोड़ा बहुत रैशफोर्ड का मेरे को ग्लिम्स दिख रहा है, लेकिन गर्नाचो के बाद वो वर्क रेट है जो रैशफोर्ड के पास नहीं है। लेकिन गर्नाचो के ऊपर मैं ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहता, क्योंकि 19 साल का बंदा है, बहुत रॉ टैलेंट है, बहुत टाइम है उसके पास। एक अच्छे मैनेजर या एक अच्छे फॉर्मेशन में अगर खेलता है गर्नाचो आने वाले मैच में शाइन कर सकता है। राइट हैंड साइड पे अगर बात करें, यहाँ पे एक बात होता है, दैट इज अमाद डियालो। अमाद डियालो का एक नेगेटिविटी है, मेरे को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बंदे का इंजरी रिपोर्ट बहुत घटिया है। इसलिए कहने कि आने वाले समर विंडो में अमाद डियालो को सेल कर देना चाहिए। मेरी तरफ से भी हाँ है, बंदे का इस तरह का इंजरी रिपोर्ट है तो आप टॉप लीग में नहीं सर्वाइव कर सकते, तो ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन 3-4 महीने पहले लिसांड्रो मार्टिनेज का एक इंटरव्यू आया था, वहाँ पे वो बोल रहे थे कि अमाद डियालो एक ऐसा प्लेयर है जिसको ट्रेनिंग करते हुए देख के लगता है कि बंदा वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है। मतलब हाई इंटेंसिटी देख के बंदा ट्रेनिंग करता है। कल के मैच में मैंने जो देखा 70 या 75 मिनट तक जब तक अमाद डियालो था, बंदा बहुत ही क्रिएटिव है। बॉल बंदा होल्ड कर पाता है, ड्रिबल पास कर पाता है, लिंकअप प्ले बंदा करता है, क्रॉस भी बंदा मारता है। अगर ये बंदा इस तरीके से ट्रेनिंग करता है तो पूरे सीजन अब एंटनी को क्यों खिलाए? मतलब एरिक टेन हैग तो बायस्ड है, उसके पास तो मतलब हम लोग के पास काफ़ी प्रूफ है। कल और भी ये इस बात के ऊपर क्लैरिटी देते हुए कि भैया एरिक टेन हैग इज अ वेरी वेरी बायस्ड मैनेजर एंड वेरी वेरी इगोइस्टिक मैनेजर, कि एंटनी को मैं 100 मिलियन से लेके आया, मैं उसको ही खिलाऊंगा। अमाद डियालो या फिर कोई भी एक लेवल पे जितना भी अच्छा खेले, मैं अपने फेवरेट प्लेयर को मतलब खिलाऊंगा। अगर एरिक टेन हैग इस साल के बाद सैक होता है, जो होना भी चाहिए, 100% होगा ही गारंटी। अगर एरिक टेन हैग सैक होने के बाद ये बोले कि मेरे को प्लेयर ने सैक करवाया या फिर मेरे को मैनेजर या फिर मेरे को ओनर ने सैक करवाया, भैया एरिक टेन हैग टकले, तेरे को कोई सैक नहीं करवाया। तेरे को अगर सैक करवाया वो है तू खुद, क्योंकि पिछले अगर 2 सीजन का बात करें तो कंट्रोल एरिक टेन हैग के पास था। अगर पिछले सीजन में अच्छा हम लोगों ने परफॉर्म किया है, उसका क्रेडिट अगर एरिक टेन हैग को मिला है, तो इस सीजन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ वो भी एरिक टेन हैग को लेना पड़ेगा। एंड हॉयलैंड के इनसे एक चीज़ आता है कि हॉयलैंड को सर्विस नहीं मिलता। जी हाँ, सर्विस नहीं मिलता, क्रॉसेस नहीं डालते। 6 फीट 2 इंच का बंदा है, हेडर के लिए एक्टिव रहता है, लेकिन हम लोग क्रॉसेस नहीं डालते। वो तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन हॉयलैंड को भी 2-3 मौके मिले हैं, उसमें भी वो बंदा हगा है। बंदे का बॉडी कंट्रोल बताओ, बंदे का होल्ड अप प्ले बताओ, बहुत ही घटिया है। हॉयलैंड को अगले सीजन में क्या रखना तो चाहिए गारंटी, लेकिन ही कैन बी आवर मेन प्लेयर, ही कैन बी आवर मेन नंबर 9 क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। हॉयलैंड का भी कल उतना अच्छा गेम नहीं था। एक बंदा कल मेरे को इंप्रेस किया, दैट इज डियागो डालो। डियागो डालो एक ऐसा बंदा था जो लेफ्ट बैक से इन्वर्ट करके मिडफील्ड में आ रहा था और थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी दिखा रहा था। जो गर्नाचो के साथ लिंकअप प्ले बताओ, कोबी मैनो के साथ लिंकअप प्ले बताओ, स्विचेस बताओ, या फिर हॉयलैंड को थोड़ा बहुत फाइंड करना बताओ, वो डियागो डालो थोड़ा बहुत दिखा रहा था। तो टोटल मिला के एक शिट परफॉर्मेंस, टोटल मिला के एक घटिया परफॉर्मेंस। मैच जीतना चाहिए था या फिर मैच ड्रॉ तो करना गारंटी चाहिए था, क्योंकि आर्सेनल भी ज़्यादा क्लिनिकल नहीं था। लेकिन आर्सेनल घटिया था, आर्सेनल गू था, तो हम गोबर थे। टोटल मिला के अभी हम 8 पोजीशन पे हैं। यूसीएल तो नहीं है मेरे भाई, यूरोप का कोई भी पार्ट हमको शायद नहीं मिलेगा। यूरोप हम लोग गारंटी क्वालिफाई नहीं करेंगे, कॉन्फ्रेंस लीग भी हम लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। हम लोग 9th पोजीशन पे भी हार सकते हैं। हम लोगों का जो अगला 2 मैच है, एक न्यूकासल के साथ है होम गेम, गारंटी हम लोग हारेंगे, और दूसरा है ब्राइटन के साथ एवे, उसका भी 90% चांस है। अगर पुराने प्लेयर्स वापस नहीं आए, रैशफोर्ड बताओ, ब्रूनो बताओ, लीचा बताओ, ये सारे लोग अगर वापस नहीं आते तो ये दोनों मैच हम हार सकते हैं और भी एक रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है, दैट इज 9 पोजीशन हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये है पूरा हालत। आप अपना कमेंट या फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड ट्रांसफर मार्केट ओपन हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, किस तरीके से रिबिल्ड करना चाहिए। रियल मैड्रिड बताओ, बार्सिलोना बताओ, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड बताओ, तीनों क्लब के ऊपर हम लोग टॉपिक कंटेंट बनाते हैं। तीनों क्लब को किस तरीके से ट्रांसफर मार्केट में जाके अपने टीम को या फिर अपने स्क्वाड को रिबिल्ड करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, GGMU।